आपसे मैं नवल जी ये जानना चाहूंगी कि जो न्यूरोथेरेपी है वो बेसिकली है क्या? न्यूरोथेरेपी जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल थेरेपी है, यानी क्या न्यूरोथेरेपी में सिर्फ न्यूरो का इलाज होता है या बाकी सारी शरीर की बीमारियों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है? ये नाड़ी मर्दन चिकित्सा से बना है। न्यूरोथेरेपी में जो इलाज होता है वो किसी दवा से नहीं होता और किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं होते, तो ये देश के विकास में किस तरीके से हेल्पफुल है? को अगर हम समझें तो ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दोनों ही पार्ट पर हम देश का विकास कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो चीजें माँ को होंगी, जो प्रॉब्लम्स माँ को होंगी वो बच्चे में भी शिफ्ट होंगी, तो ये एक तरीके से जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई। तो न्यूरोथेरेपी जेनेटिक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। जेनेटिक बीमारी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि जो बच्चा डेवलप हो रहा था यूट्रस में। पहले मैं जेनजीज में देखती हूँ एक ट्रेंड बना हुआ है, लाइक अगर डिनर कर लिया उन्होंने, ठीक है, देन वो फोन चला रहे हैं अपने रात में। कोई भी जेनजी जो है, जो भी बच्चे हैं आजकल सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, 10-11 बजे तक नहीं सोते, अपना 2-2 बजे तक अपने रील स्क्रॉल कर रहे हैं। देन 2 बजे या 3 बजे वो रसोई में जाकर अपने लिए कप नूडल्स बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि इंस्टेंट बन जाती है। तो इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है शरीर में। आज अगर हम देखें तो आप हर बीमारी को देखें तो हर बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। सर, नौजवानों में ना आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, बिजी लाइफ शेड्यूल और स्ट्रेसफुल लाइफ काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? 2-3 चीजें हैं। उनका खान पान ठीक नहीं है, उनका आहार विहार ठीक नहीं है, और उनके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा और आज हम जानेंगे एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में जो बिना किसी दवाई के और बिना किसी साइड इफेक्ट के इलाज करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इस चिकित्सा पद्धति का नाम है न्यूरोथेरेपी। आज इन्हीं के एक्सपर्ट मिस्टर नवल किशोर, जो कि खुद एक न्यूरोथेरेपिस्ट है, हमारे साथ में, और आज हम इनसे जानेंगे कि किन किन बीमारियों में ये पद्धति काम आ सकती है, इनके क्या क्या इलाज हो सकते हैं, और आपके और भी सवाल और मेरे भी और सवाल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो नवल किशोर जी, कैसे हैं आप? हेलो कृतिका जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए उनको। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं नवल किशोर हूँ, न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। सोशल मीडिया पे लोग मुझे नवल सर के नाम से जानते हैं और न्यूरोथेरेपी के फील्ड में लगभग 20 साल से काम कर रहा हूँ। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। आपकी बॉडी को मौका देते हैं कि बीमारी को वो खुद ठीक करे। बॉडी के ऊपर 150 जंक्शंस हैं, उन जंक्शंस को स्टिमुलेट कर कर, उन पॉइंटों को स्टिमुलेट कर कर हम हर बीमारी का इलाज न्यूरोथेरेपी में करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, है ना। इन 20 सालों में हमने लगभग 50,000 से ज़्यादा पेशेंट देखे होंगे और ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट देखे हैं जहाँ डॉक्टर ने उनको सर्जरी, ऑपरेशन या लाइफ टाइम मेडिसिन खाने के लिए कहा था। न्यूरोथेरेपी से आज वे सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और बिना मेडिसिन के, बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना अपने सर्जरी के अपनी लाइफ को बैक टू नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं ना। तो न्यूरोथेरेपी आप सबकी ज़रूरत है, आप सबको जानने की ज़रूरत है, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि न्यूरोथेरेपी के बारे में सब लोग सुने। जब भी कोई बीमारी हो घर में, वैसे तो सब लोग स्वस्थ रहें हमेशा, लेकिन कभी भी आप लोगों को कभी कोई दिक्कत आए तो न्यूरोथेरेपी के बारे में भी एक ऑप्शन आपके दिमाग में जरूर लाना चाहिए। सबसे पहले आपसे मैं नवल जी ये जानना चाहूंगी कि जो न्यूरोथेरेपी है वो बेसिकली है क्या? न्यूरोथेरेपी जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल थेरेपी है, यानी कि ये हमारे कहीं ना कहीं प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति है। अगर हम इसका इतिहास देखें तो आयुर्वेद में अलग अलग ब्रांचेज हैं। अगर तंत्र है, काया चिकित्सा है ना। तो उसमें जो काया चिकित्सा है उसके अंडर में एक नाड़ी मर्दन चिकित्सा है। नाड़ी मर्दन चिकित्सा का मतलब है कि हम नाड़ियों को प्रेस कर कर, उनको मर्दन कर कर बीमारियों का इलाज करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में हम प्रेशर पॉइंट देकर इस तरीके से बीमारी का इलाज करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी कहीं ना कहीं प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, लेकिन हजारों साल की गुलामी के कारण हमारी खुद की चिकित्सा पद्धतियां विलुप्त होती चली गई और अंग्रेजी दवाइयों ने, यानी कि अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति ने इसकी जगह ले ली। तो आज न्यूरोथेरेपी दोबारा से मॉडर्न साइंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और हर तरीके की बीमारी का इलाज कर रही है। क्या न्यूरोथेरेपी में सिर्फ न्यूरो का इलाज होता है या बाकी सारी शरीर की बीमारियों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरोथेरेपी जो है ये नाड़ी मर्दन चिकित्सा से बना है जी। हाँ, इसका मॉडर्न नाम है न्यूरोथेरेपी। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। हमारा पूरा शरीर जो है वो तंत्रिका तंत्र से चलता है, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी स्पाइन से कनेक्ट है, हमारे ब्रेन से कंट्रोल हैं।
तो न्यूरोथेरेपी में हम पूरी बॉडी के ही ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, कोई नर्व में कंप्रेशन है, कहीं सुनपन है, झंझनाहट है, या कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपका हाई बीपी हो, तो हर तरीके की बीमारी का इलाज है। हाँ, क्योंकि ये सारा की सारी बॉडी, हमारी पूरा का पूरा शरीर कंट्रोल हमारे ब्रेन से है, हमारी स्पाइन से है, इसलिए हम इसे केवल न्यूरोथेरेपी बोलते हैं। ओके ओके। न्यूरोथेरेपी में जो इलाज होता है वो किसी दवा से नहीं होता और किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं होते, तो ये देश के विकास में किस तरीके से हेल्पफुल है? को अगर हम समझें तो ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दोनों ही पार्ट पर हम देश का विकास कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि आज युवाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बेरोजगारी है ना, और न केवल युवाओं की, देश की भी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हमारे देश को युवा देश कहा जाता है, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं वर्ल्ड के हिसाब से पूरे विश्व में, है ना। लेकिन उस युवाओं की समस्या क्या है? बेरोजगारी की। आज उनके पास डिग्री तो है, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। तो न्यूरोथेरेपी का एक ऐसा कोर्स है जिसको केवल 1.5-2 साल में कंप्लीट कर आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, यानी कि अपना सेंटर चला सकते हैं, अपना ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं, आप अर्निंग ले सकते हैं। और एक सेंटर को चलाने के लिए केवल एक न्यूरोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, उसमें वहाँ 5 लोगों की और आवश्यकता है। वहाँ पर ऑफिस बॉय भी चाहिए, वहाँ पर थेरेपिस्ट भी चाहिए, वहाँ रिसेप्शन भी चाहिए। तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट 5 अन्य लोगों को रोजगार दे रहा है। तो एक न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, एक न्यूरोथेरेपिस्ट के केंद्र से 5 लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर हम इस देश में न्यूरोथेरेपिस्ट की संख्या बढ़ा दें तो हम कितने सारे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपिस्ट अपने आप में रोजगार देने की तरीका है और ट्रीटमेंट है कि देश का सबसे बड़ा जो बजट है अगर हम देखें तो वो स्वास्थ्य में बहुत खर्चा होता है, दवाइयों पे खर्चा होता है, इंजेक्शन पे खर्चा होता है, ऑपरेशन पे खर्चा होता है। आपने देखा होगा कि कई बार तो ऐसे रेयर टू रेयर इंजेक्शन होते हैं जिनकी कीमत ही 1.5 करोड़ रुपए है। अगर न्यूरोथेरेपी चिकित्सा पद्धति जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर इनको प्रमोट करा जाए तो ये देश के बहुत बड़े स्वास्थ्य बजट को कम कर सकते हैं और अपनी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को काम आगे बढ़ा सकते हैं और हम दोबारा पुनः आयुर्वेद के हिसाब से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी सर, आजकल कहा जाता है कि जो दवाइयाँ होती हैं, ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उन पर लोग ना ज़्यादा विश्वास करते हैं। लाइक अगर मेरे को भी कोई बीमारी होगी तो मैं किसी से सलाह लेने की बजाय एक अच्छे डॉक्टर को दिखवाना चाहूंगी, जो कि एक इंडियन माइंडसेट है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? लोग न्यूरोथेरेपी को प्रमोट क्यों नहीं करते? देखिए, हम सबके एक नेचर में है कि अगर मुझे सिर दर्द होता है तो मैं चाहता हूँ कि तुरंत ठीक हो, तुरंत डिस्प्रिन ले लेते हैं। हाँ, तुरंत हम चाहते हैं क्विक रिजल्ट हो। तो ये जो क्विक रिजल्ट है ये हमारे लिए नुकसानदायक है। जो चीज जितनी तेजी से ठीक होती है उतनी तेजी से रिवर्स भी होती है ना। तो उसमें क्या कि अगर हम किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोल्ड हो जाए, जुकाम हो जाए, तो आप मेडिसिन खाएंगे तो वो 5 दिन में ठीक होगा, और अगर आप मेडिसिन नहीं खाएंगे तो भी 5 दिन में ही ठीक होगा। वो अपने आप नेचुरल भी बॉडी अपने आप हील करती है, हम उसको ठीक होने का मौका ही नहीं देते हैं। तो बॉडी अपनी बीमारियों का इलाज करती है, हम उनको मेडिसिन लेते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी वहीं दब जाती है जो बाद में बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में निकल कर आती है। तो हमारे को ये समझने की जरूरत है कि आज हम उन चिकित्सा पद्धतियों को अपनाएं जो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान करे, ना कि आपको टेम्परेरी रिलीफ दे और बाद में वो बीमारियां दोबारा निकल कर आए। तो न्यूरोथेरेपी इसी तरीके से आपकी हर बीमारी का जड़ से इलाज करती है, रूट कॉज को समझती है कि इसका कॉज क्या है, ना कि सिम्टम्स पे काम करती है। जी, जो न्यूरोथेरेपी है वो बेसिकली कहा जाता है कि दिमागी प्रॉब्लम्स के लिए होती है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि पूरे शरीर की बीमारियों के लिए ये काम करती है, तो किस किस बीमारियों में 100% रेट है इसका कि सक्सेसफुल हो ही जाती है? देखिए, कोई भी बीमारी अगर एलोपैथी से, आज की मॉडर्न साइंस से ठीक हो सकती है तो वो न्यूरोथेरेपी से भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि 4th स्टेज का कैंसर क्या एलोपैथी से ठीक हो सकता है, तो नहीं हो सकता। अगर किसी को 4th या 3rd स्टेज का कैंसर है तो वो कहीं भी ठीक नहीं हो सकता दुनिया में, है ना। तो उसका एक स्टेज है कि अगर 1st स्टेज में बीमारी का डायग्नोज हो जाए तो वो एलोपैथी भी ठीक कर सकती है और हम भी ठीक कर सकते हैं। तो बीमारी की स्टेज क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वो बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, है ना। तो न्यूरोथेरेपी में भी हम हर तरीके की सब बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हमारी बॉडी में 11 सिस्टम है, 11 सिस्टम से अलग अलग बीमारियां निकलती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से एसिडिटी है, गैस है, या आपको कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, आईबीएस है, कोलाइटिस है। ऐसी रेस्पिरेटरी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपके
आपके उस पीसीओडी है, पीसीओएस है, या स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी की डिजीज हैं, या इनफर्टिलिटी की बीमारियां हैं। तो हर सिस्टम से कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। तो हम न्यूरोथेरेपी में उन 11 सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, उनसे आने वाली बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम उन ऑर्गन्स को, उस ऑर्गन्स के द्वारा हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, केमिकल को रिलीज करा सकते हैं। ओके, एक्चुअली आपने बताया कि कैंसर भी इंक्लूड होता है इस बीमारी में, तो लिटरली मतलब फर्स्ट और स्टेज तक हम कैंसर को इस बीमारी से ठीक कर सकते हैं? देखिए कितने % चांसेस होंगे? हाँ, देखिए स्वाभाविक है कि अगर आपकी बीमारी की पहली स्टेज में ही शुरुआत में डायग्नोज हो जाता है, तो उस समय पर ये हम नहीं ठीक करते, हम तो कुछ भी नहीं ठीक कर रहे, ये बॉडी खुद ठीक करती है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी तो आपके शरीर के अंदर जो प्रोसेस है उसमें ही मदद करती है। तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसे सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। सोमेटोस्टेटिन पैंक्रियाज का एक हार्मोन है। ये वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अनवांटेड ग्रोथ चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, सिस्ट है, तो उसको वहीं रोकने की ताकत ये हार्मोन रखता है। केवल हमें जरूरत है कि इस हार्मोन को फंक्शन में लाने की। ये हार्मोन जैसे स्टिमुलेट होगा, ये हार्मोन जैसे ही काम करना शुरू करेगा, कैंसर को वहीं दबा देगा। हम न्यूरोथेरेपी में पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, सोमेटोस्टिन को रिलीज कराते हैं, और वो कैंसर को वहां रोकने की ताकत रख सकता है। तो आपकी इम्यूनिटी सेकेंड रोल है कि आपकी जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, आपकी बीमारियों का इलाज भी उतनी आसानी से हो जाएगा। तो इम्यूनिटी पे काम करते हैं, आपके सोमेटोस्टेटिन पे काम करते हैं, और लाइफस्टाइल को अगर हम ठीक करें तो बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप ठीक हो सकती हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि अगर आपका आहार ठीक है, यानी कि आपकी डाइट ठीक है, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो आहार को, यानी कि आपके फूड को एज ए मेडिसिन अपने लेना चाहिए। ओके। आजकल ना कहा जाता है कि पेट से संबंधित बीमारियां काफी बढ़ती जा रही है, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में देख भी रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है और न्यूरोथेरेपी में इसका क्या इलाज है? देखिए, पेट से रिलेटेड बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारा खान पान बहुत गलत होता चले जा रहा है। आज हमारे खाने पीने का टाइम टेबल नहीं है। आज अगर हम जनरेशन की बात करें, यंग जनरेशन है, वो फास्ट फूड की तरफ बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है जी। हर व्यक्ति को देखो, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स ये पसंद हैं, और खास तौर से आज कॉलेज गोइंग बच्चों को तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं कि मैदे की, तो मैदे के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें मैदे से बनी है, तो मैदे के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, है ना। यानी कि ना तो आपको विटामिन मिलने वाले उससे, ना ही कोई मिनरल्स मिलने वाला उससे, और तो और उसमें कोई फाइबर नहीं है, यानी कि वो आपको मोशन को आगे भी नहीं बढ़ाने वाला, यानी कि वो कॉन्स्टिपेशन का कारक है। यानी कि कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। अगर आप 21 दिन केवल और केवल मैदा खा लीजिए, 22वें दिन आपको मोशन ही नहीं आएगा, उसका मतलब कि वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देगा। और मैदे से बनी हुई चीजें आपको वो खराब भी नहीं होती है। मतलब मैदे की बनी हुई चीजों को अगर आप जमीन में गाड़ दें तो चींटियां भी नहीं खाएंगी उसको, और उसे हम खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण है। यानी कि आज की जो जनरेशन है जो फास्ट फूड पर जा रही है, इससे हमारे को पेट से रिलेटेड बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मैंने सुना है कि न्यूरोथेरेपी में ना नाभि से इलाज, नाभि को छूकर इलाज किया जाता है, और नाभि की समस्याएं काफी ठीक होती है, ठीक है, जिसे बेली बटन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है और न्यूरोथेरेपी में किस तरीके से इसमें इलाज किया जा सकता है? देखिए, आज की मॉडर्न साइंस हालांकि नाभि को नहीं मानती है ना, जैसे, क्योंकि उनके साथ एक दिक्कत है कि जब तक कोई बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आती जी, तो वो उस बीमारी को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। मिथ कहा जाता है ना। अब जैसे नाभि है, ना तो ये अल्ट्रासाउंड में आती है, ना वो सीटी स्कैन में होगी, ना ये अल्ट्रासाउंड में आएगी, है ना एक्सरे में होगी। तो ना एक्सरे में, ना सीटी स्कैन में, ना अल्ट्रासाउंड में ये नाभि की दिक्कत कहीं भी डायग्नोज नहीं होती। नाभि की दिक्कत को केवल 2 व्यक्ति समझ सकते हैं। एक तो जिसको हो गई नाभि, जिसकी खिसक गई, उसको लूज मोशन भी हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी गैस हो रहा है, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है। ये सब जो सिम्टम्स हैं, इसका रूट कॉज क्या है? नाभि का खिसकना। और दूसरा व्यक्ति कौन जानता है? जो इसे ठीक कर सकता है। तो नाभि हमारे शरीर का आधार है। नाभि जब भी अपनी जगह से खिसकती है, आपको कोई ना कोई बीमारी आनी शुरू हो जाती है। जैसे नाभि अगर नीचे की तरफ खिसकती है, लोअर एब्डोमेन की तरफ खिसकेगी, तो फीमेल के अंदर पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, लोअर एब्डोमेन में पेन आना शुरू हो जाएगा। मेल के अंदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ सकती है, स्पर्म काउंटिंग पे फर्क पड़ता है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क आ सकता है। नाभि ऊपर खिसकेगी तो गैस होगा, एसिडिटी होगी, बदहजमी होगी, माइग्रेन होगा, वॉमिटिंग की फीलिंग होगी। नाभि अपनी जगह से अगर राइट साइड में खिसकेगी तो आपको वाटरी मोशन हो सकते हैं,
पेट में इन्फेक्शन हो सकता है जी। है ना। और अगर लेफ्ट साइड में जाती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको इन्फ्लामेशन हो सकती है, जैसे कोलाइटिस है तो ये उसी के एक सिम्टम्स है। तो नाभि अपनी जगह से खिसकेगी तो पेट की दिक्कतें आएगी ही आएंगी। और नाभि को आपको अगर समझना है तो आप इसकी धड़कन को सुनने की कोशिश करिए नाभि पर। नाभि की धड़कन अगर नाभि पर ही है तो उसका नाभि सेट है। नाभि की धड़कन अगर आपको नाभि पर महसूस नहीं हो रही है तो फिर यानी कि नाभि आप अपनी जगह से खिसक चुकी है। नाभि कहीं ना कहीं या तो दाएं है, बाएं है, या ऊपर या नीचे है। अगर मैं गर्ल्स प्रॉब्लम की बात करूँ सर, तो पीसीओडी और पीसीओएस काफी बढ़ रहा है आजकल जनरेशन में, तो इसका इलाज क्या है पॉसिबल न्यूरोथेरेपी के थ्रू? देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस एक दोनों सिस्टर डिजीज हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है, हमारे खान पान की वजह से है। पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों ही बीमारियां लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम है। यानी कि पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। पॉली का मतलब बहुत सारी हो गई, ओवरियन यानी कि ओवरी के अंदर, सिस्ट का मतलब सिस्ट मतलब गांठें हो गई। जब बहुत सारी गांठें आपके ओवरीज के आसपास के हिस्से में हो जाती हैं तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं। तो अब इसका कारण क्या है? मेडिकल साइंस के हिसाब से भी अगर हम समझें तो बीमारी तब आती है जब कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, जहां का ब्लड सर्कुलेशन कम होगा वहां की सेल डेड होने लग जाएंगी, और वो जो गंदी सेल है या खराब सेल है वो आसपास के हिस्से को और खराब करेंगी। तो धीरे धीरे करके वह सिस्ट डेवलप हो जाएगी। तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन वहां पर सिस्ट डेवलप होने लग जाती है। तो पीसीओडी अब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की फीमेल्स है या आज की जो गर्ल्स हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करती हैं। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, है ना, या जो ऑफिस वाले हैं ऑफिस जाते हैं और वापस आते हैं, तो उनके लोअर एब्डोमेन की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। आज घरों में हम पोंछा नहीं लगाते हैं बैठकर, हम नीचे बैठकर रसोई का काम नहीं करते हैं, हम जमीन पर बैठकर कोई काम नहीं करते हैं, तो हमारी लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज कैसे होगी, है ना। तो लोअर एब्डोमेन की यानी कि लोअर पार्ट की एक्सरसाइज ना होने की वजह से धीरे धीरे वहां ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और वहां पर पीसीओडी और पीसीओएस जैसी मॉडर्न बीमारियां वहां डेवलप होती हैं। क्या गांव में किसी को पीसीओडी होता है? या गांव में कभी आपने सुना होगा पीसीओएस हो गया? किसी भी लड़की को नहीं होगा, क्योंकि वहां इतने सारे काम नीचे बैठकर वो करती हैं कि वहां की मांसपेशियों में मूवमेंट आती रहती है, वहां ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है, तो वहां पर यानी कि लैक ऑफ सर्कुलेशन की डिजीज है। हाँ, हमारे खान पान गलत होने की वजह से वहाँ हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो हार्मोनल बीमारी है। न्यूरोथेरेपी आपके उस पार्ट पर सर्कुलेशन बना सकती है, भेज सकती है, क्योंकि हमें पता है कि उसके जंक्शन पॉइंट कहाँ पर हैं, कि आपके लोअर एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से पहुंचेगा, उसके जंक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं, उनको स्टिमुलेट करके हम ओवरीज में और यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन भेजते हैं, है ना। लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, खान पान को ठीक करते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी में हम पीसीओडी और पीसीओएस और न केवल इनको बल्कि और बहुत सारी बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं। आजकल सर हम देखते हैं कि हर तीसरे घर में हमें एक स्पेशल चाइल्ड देखने को मिलता है, तो इसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है और न्यूरोथेरेपी में इसका क्या इलाज है? देखिए, आजकल बहुत तेजी से हम देख रहे हैं, मैं तो खुद इन चीज़ों को महसूस करता हूँ। आप तीसरे घर की बात करें, आज हर दूसरे घर में कोई ना कोई बच्चा है जिसको कोई ना कोई दिक्कत है, चाहे वो मेंटली है चाहे वो फिजिकली है। अब मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स को अगर हम समझें तो इसका रूट कॉज 3 स्टेज में है। पहला है प्रेगनेंसी के दौरान, दूसरा है डिलीवरी के दौरान, तीसरा है उसके 1 साल तक के बच्चे की ग्रोथ। अगर हम समझें इसको प्रेगनेंसी के दौरान, अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को हाइपोथायराइड है, प्रेगनेंसी में वैसे थायराइड चेक कराया जाता है कि आपको थायराइड है या नहीं है, अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइड है तो बच्चे का थायराइड हाइपो होगा और उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि उन बच्चों में मेंटली प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें यह ध्यान करना है कि प्रेग्नेंट लेडी में हाइपोथायराइडिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रही, ये फॉलिक एसिड बेसिक विटामिन है हमारे लिए, तो उन बच्चों में होलिन हार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को बॉडी में ईचिंग बहुत ज़्यादा है तो ऐसे बच्चे हाइपर होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान उस माँ के साथ जो घटनाएं घट रही हैं या बीमारियां आ रही हैं तो उसका असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है। माँ अगर बहुत ज़्यादा
ऐसी मूवीज देख रही है, तोड़ू फोड़ू किस्म की मूवीज देख रही है, या लड़ाई झगड़े की मूवी देख रही है, नाटक देख रही है, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदन करना सीख लिया था, यानी कि प्रेगनेंसी में उन बच्चों पर पूरा प्रभाव पड़ता है जो उस समय पर की गई घटनाएं हैं। आप माँ कैसे बैठती है, उठती है, कैसे न्यूज़ चैनल देखती है, टीवी देखती है, या कैसी फिल्में देखती हैं, उसका सीधा सीधा। और आजकल तो यंग जनरेशन ऐसी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप बियर भी पी रहे हैं, आप वाइन भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, तो उनका सीधा सीधा साइड इफेक्ट हमारे होने वाले बच्चों पर पड़ता है। दूसरा, डिलीवरी के समय पर जो माँ का और बेटे का कनेक्शन है, बच्चे का कनेक्शन है, वो नाड़ू से है, नाड़ू से यानी कि नाभि से कनेक्ट होते हैं बच्चे। तो अगर बच्चे को रोने से पहले अगर हम नाड़ू को काट देते हैं, है ना, तो अगर बच्चा रोया नहीं और आप नाड़ू को काट दें, तो फिर उन बच्चों के ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता, और ऐसे बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के शिकार हो जाते हैं, जिसको हम सीपी चाइल्ड कहते हैं। यानी कि सेरेब्रल का मतलब ब्रेन है, पाल्सी का मतलब ब्रेन का पैरालिसिस है। वो बच्चे जिंदगी भर ना बैठ पाएंगे, ना लेट पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना करवट ले पाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। एक छोटी सी चूक हुई है हमारे से कि हमने बच्चे के रोने से पहले नाड़ू काट दिया। बच्चे जब रोता है तो उसका मतलब है कि उसका ब्रेन एक्टिव हो गया, उसके लंग्स ने काम करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद अगर हम नाड़ू को कट करते हैं तो फिर बच्चे का डेवलपमेंट सही है। तो ये डिलीवरी के दौरान होने वाली घटना है। 1 साल तक के बच्चे का हमारे को ध्यान रखना है। अब आजकल की जनरेशन क्या करती है, जो नए नए माता पिता बनते हैं, अब बच्चा क्या है कि कभी मोबाइल देख रहा है, कभी टीवी देख रहा है, उसका ध्यान केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की तरफ है। उसके लिए टीवी चला देते हैं, या मोबाइल में कोई गेम लगा देते हैं, या कोई सॉन्ग लगा देते हैं। अब उसका पूरा का पूरा मेंटल डेवलपमेंट जो होना चाहिए 1 साल में, वो सारा का सारा डम हो जाता है। तो इस वजह से बच्चे क्या है, ऑटिस्टिक हो जाते हैं। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे, आजकल स्पीच की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बच्चे के साथ जब हम कम्युनिकेशन नहीं करते तो वो रिप्लाई क्या करेगा। तो आजकल क्या है कि माँ भी जॉब करती है, फादर भी जॉब करते हैं, और दोनों ही पेरेंट जो है वो जॉब में है, तो बच्चे का ध्यान कौन करेगा। तो उसको हम आया के भरोसे छोड़ देते हैं। अब आया तो थोड़ी बात करेगी, वो तो या तो टीवी चला कर रखेगी या मोबाइल उसको दे देती है। तो उससे क्या है कि उन बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है, और ऐसे बच्चे कोई ना कोई मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। न्यूरोथेरेपी अब इसमें अगर का रोल आता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी डेफिशिएंसी रही है या कोई भी कारण है, तो हम बच्चों का इलाज करते हैं उसके हिसाब से, उन बच्चों के अंदर उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं। हम होली इन हार्ट का भी इलाज करते हैं, हम मेंटल रिटार्डेड बच्चों का भी इलाज करते हैं, हम सेरेब्रल पाल्सी का भी इलाज करते हैं। मैंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है, तो हम ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं और सेल को दोबारा रीजनरेट करते हैं और ब्रेन की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं। बच्चा हाइपर है, तो हाइपर एक्टिविटी के पीछे माँ को प्रेगनेंसी के दौरान ईचिंग है, तो बच्चा हाइपर होगा। तो उस समय पर उसके हाइपरनेस में उन बच्चों का जो सिम्टम्स है कि उनको कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा। जो बच्चे जितने ज्यादा हाइपर होते हैं उन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो उस कॉन्स्टिपेशन का इलाज करो, हाइपरनेस अपने आप कम हो जाएगी। तो हम न्यूरोथेरेपी से आजकल हमारे, अगर मैं बात करूं अपने ही सेंटर पर, 10 से 12 बच्चे डेली हमारे यहाँ इलाज ले रहे हैं। देश भर में सैकड़ों ऐसे बच्चे अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। हम ट्रीटमेंट के माता पिता को सिखाते हैं कि वो डेली नहीं आ सकते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हम उनके पेरेंट्स को सिखाते हैं, और पेरेंट्स घर पे इलाज करते हैं, और कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी उन बच्चों के लिए तो वरदान है, उन बच्चों के लिए तो बहुत बहुत अच्छी चिकित्सा है कि हम बिना दवा के, बिना साइड इफेक्ट के उन बच्चों का इलाज कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बच्चों के साथ में आजकल कोई इलाज नहीं है। और तो और ये मिस गाइड करने वाली बात भी होती है कि हम दवाइयां खा खा कर उन बच्चों को कभी ठीक किया जा नहीं सकता है, और ऐसे बच्चों के लिए अगर न्यूरोथेरेपी को अपनाएं तो बहुत अच्छा उनके लिए रिजल्ट है। गुरुजी को डॉक्टरेट की उपाधि मिली कि इन बच्चों को ठीक करने के लिए। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी है एक, तो उसने डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को डॉक्टरेट की उपाधि केवल इसलिए दी है, न्यूरोथेरेपी से हजारों सैकड़ों बच्चे ठीक हुए हैं, वो बैक टू नॉर्मल लाइफ तक आए हैं। तो इन बच्चों के लिए न्यूरोथेरेपी एक वरदान है। सर, आपने जैसे भी कहा कि बच्चे दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो दवाइयाँ वो बच्चे खाते हैं, तो उनकी क्या वो उन्हें हैबिट लग जाती है? मतलब बिना दवाई खाए वो सो नहीं सकते, बिना दवाई खाए वो खा नहीं सकते, इस तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं वो? देखिए, न केवल बच्चों के लिए ये बात है बल्कि बड़ों के लिए भी है। बच्चों को तो हम मजबूरी में मेडिसिन देते हैं, बड़े
ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि वो मेडिसिन को छोड़ नहीं सकते हैं। जी। जैसे अगर आपको डायबिटीज हो जाए, ओके। तो डायबिटीज में अगर एक बार आपने मेडिसिन खाना शुरू कर दी, जी। तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि अब आपको मेडिसिन छोड़नी है। आपको जी। लाइफ टाइम के लिए डायबिटीज के लिए मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। थायराइड हो जाए तो आपको लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। डॉक्टर कहते हैं कि आप सुबह उठकर कुछ काम करें ना करें, पहले मेडिसिन जरूर खाएंगे। जी। तो ये आपके साथ क्या है, वो जुड़ गई। अब बच्चों को तो हम मजबूरी में दे रहे हैं। अब बच्चों के साथ क्या कि वो बैसाखी पकड़ा रहे हैं हम। तो जब जिन बच्चों को हमने बचपन से ही बैसाखी पकड़ा दी है मेडिसिन के रूप में, तो वो कैसे अपने आप चल पाएंगे, कैसे उनके हार्मोन्स बन पाएंगे, कैसे उनका पैंक्रियास काम करेगा, कैसे उनके ग्रोथ हार्मोन बनेंगे। अब शुरू से ही जब वो बैसाखी पकड़े बैठे हैं तो जिंदगी भर वो उन बैसाखियों के सहारे रहते हैं और वो मेडिसिन कभी नहीं छूटती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी कोई भी डिजीज, चाहे बच्चों को हो, चाहे बड़ों को हो, चाहे कोई भी बुजुर्ग को हो, तो पहले वो कोशिश करें कि बिना मेडिसिन के ठीक हों। बॉडी को मौका दें ठीक करने का। नहीं तो फिर अल्टरनेट मेडिसिन पे जाएं, वैकल्पिक चिकित्साओं पे जाएं। आज नेचुरोपैथी है, न्यूरोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सुजोग है, बहुत सारी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जहां पर आप बिना मेडिसिन के भी बीमारी को इलाज कर सकते हैं, है ना। तो हमें पहले फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देनी चाहिए। अगर वहां इलाज नहीं है तो फिर आप मेडिसिन पे जाएं। मेडिसिन को हम केवल इमरजेंसी के लिए ही रखें, ना कि हर बीमारी को इमरजेंसी बना दें। जी। सर, आपने जैसे भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान जो चीजें माँ को होंगी, जो प्रॉब्लम्स माँ को होंगी, वो बच्चे में भी शिफ्ट होंगी, तो ये एक तरीके से जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो गई। तो न्यूरोथेरेपी जेनेटिक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है? देखिए, जेनेटिक बीमारियों का इलाज जो है, जेनेटिक बीमारी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि जो बच्चा डेवलप हो रहा था यूट्रस में, तो उसमें जो जेनेटिकली कोड्स होते हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, जीन्स हैं, इनके अंदर जो लैंग्वेज है उसी के हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये जीन्स को चेंज करा जा सकता है। हमारे न्यूरोथेरेपी में 5 ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो जीन्स चेंज को करते हैं और उनको हम बच्चों पर अप्लाई करते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें कि आपका जो क्रोमोसोम है वो गड़बड़ हो जाता है। 23वां जो क्रोमोसोम है वो ट्रिपल हो जाता है। तो हालांकि सभी बच्चों में 2 होते हैं, वो 3 हो जाते हैं, तो इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं हम डीएनए और आरएनए पे भी काम कर उन जेनेटिक बीमारियों पे काम कर सकते हैं। इसीलिए न्यूरोथेरेपी में उनको हम जीन्स चेंज फॉर्मूले कहते हैं। और इन चेंज, ये एक्चुअली क्या है, ये सारे के सारे जो जीन्स हैं ये हमारे एमिनो एसिड से बनते हैं। एमिनो एसिड 22 से 23 प्रकार के एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं। ये हमारे जो आते हैं वो हमारे डाइट से आते हैं। डाइट को ठीक करा जाए, एमिनो एसिड्स जो जरूरत है उनको ऐड करा जाए, तो हमारे जेनेटिक कोड भी चेंज हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम जैसे आपने बच्चा देखा हो तो वो चाइनीज जैसा दिखता है। आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं, गाल थोड़े मोटे हो जाते हैं, होठ बड़े हो जाते हैं, चेहरा थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये जो चाइनीज बच्चे हैं, है ना, जिनको मंगोलिज्म भी कहते हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम आज साइंटिफिक नेम है, तो उनको भी हम रिवर्स टू नॉर्मल लाइफ में लेकर आते हैं। उनके हाथ छोटे छोटे होते हैं। तो जीन्स को भी हम चेंज कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से सालों तक अगर ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि जीन्स एक दिन में ठीक नहीं होते, ना सुधरते हैं, लेकिन सालों में ठीक होते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि 5 से 6 साल लगेंगे आपको, लेकिन जीन्स में सुधार आता है। और ऐसे बच्चों में भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर लेकर आते हैं बच्चे, उनको भी हम ठीक करते हैं। ओके सर, मेरा एक पर्सनल सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि अगर माता बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, और पिता भी बिल्कुल स्वस्थ है, उसके बावजूद भी बच्चा इस तरह पैदा हो जाता है कि उसमें थोड़ी सी मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं, लाइक सर बड़ा होना जो हम देखते हैं आजकल, तो वो किस रीजन से होता है? क्योंकि माता पिता तो एकदम स्वस्थ हैं, वो किस रीजन से होता है और उसका इलाज न्यूरोथेरेपी में किस तरीके से पॉसिबल है? देखिए, जो बीमारियां माता पिता से आती हैं उनको हम जेनेटिकली कहते हैं, है ना, जीन्स कहते हैं, हेरिडिटी बीमारियां कहते हैं, है ना। जो बच्चे जन्म से लेकर कुछ बीमारियां पैदा होते हैं, है ना, बाय बर्थ कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं उनको, यानी कि जन्मजात बीमारी कहते हैं। उसमें क्या है, ना तो माता का रोल है ना पिताजी का रोल है, लेकिन हाँ, जब वो बच्चा बन रहा है, जैसे कोई भी चीज है, कोई जूता है, कोई कपड़े हैं, जो किसी ना किसी फैक्ट्री में तो बनते होंगे ना। अगर उस फैक्ट्री में ही गड़बड़ी हो, जिस जगह से वो, जिस मशीन से वो बन रहे हैं, अगर वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो वहां से उसकी फॉर्मेशन होना गड़बड़ हो जाती है। तो उस समय पर हमें ये चेक कराना है कि माता को तो कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी को भी नहीं है, लेकिन वो जो वहां पर उसका जो बच्चे को डेवलपमेंट जो हो रहा है अंदर यूट्रस के अंदर, क्या वहां पर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन पहुंच रहे हैं, क्या प्रॉपर तरीके से विटामिन पहुंच रहे हैं, क्या प्रॉपर तरीके से वहां पर सेल का डिवीजन हो रहा है,
तो वहां पर अगर गड़बड़ी हो गई तो बच्चे के अंदर भी गड़बड़ी आती है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, ये आपके ना तो पिताजी को है ना माताजी को है, लेकिन बच्चे जन्मजात डायबिटीज के साथ पैदा हो रहे हैं, यानी कि उनको बचपन से ही शुगर की बीमारी हो जाती है। हाँ। उसका मतलब कि पैंक्रियाज जो ऑर्गन है वो डेवलप सही से नहीं हो पाया, वो डेवलपमेंट उस ऑर्गन का ठीक से नहीं हो पाया। तो पैंक्रियाज अगर ठीक से डेवलप नहीं होगा, उसके जीन्स में गड़बड़ी होगी और वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर आ जाएंगे। हाँ, इन बच्चों पर भी न्यूरोथेरेपी काम करती है, ऐसी बीमारियों पर भी काम करती है। उसके रूट कॉज को समझते हैं, उसके कारण को समझते हैं, और जीन्स पर भी काम करते हैं हम, सेल पे भी काम करते हैं हम, डीएनए और आरएनए पे भी काम करते हैं। और अगर किसी डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी हुई है, जैसे माँ को तो होली नाट नहीं है ना पिताजी को होली नाट है, लेकिन बच्चे को होली नाट की समस्या हो जाती है। हाँ, कई बार हमारी गलतियों की वजह से भी ऐसी बीमारी आती है, जैसे माइनर थैलीसीमिया अगर मदर को है और माइनर ही थैलीसीमिया फादर को है, और वो दोनों को पता है अगर वो दोनों जिस बच्चे को जन्म लेंगे वो मेजर थैलीसीमिया के साथ पैदा होगा, और ऐसे बच्चों का ब्लड जो है वो आपको हर महीने हर 15 दिन में चेंज कराना पड़ेगा। तो ये हमारी गलती से हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि शादी करते समय पर आप कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, लेकिन ब्लड रिपोर्ट जरूर मिलाएं, कि भाई सामने वाले पार्टनर को ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए, या मुझे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए शादी करते समय आप ब्लड रिपोर्ट मिलाएं, जरूर मिलाएं, कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, है ना। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो दोनों की वजह से होने वाला बच्चा जो बीमार हो सकता है, तो उस समय पर इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ओके। आजकल सर हम सुनते हैं कि डिप्रेशन काफी बढ़ रहा है बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है, और एंजाइटी हो जाती है। तो क्या इन सब बीमारियों का भी इलाज बिना दवा के पॉसिबल है न्यूरोथेरेपी में? देखिए, डिप्रेशन क्या है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है ना। हमारी एक छोटी सी ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर रहती है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना। तो उस कॉर्टिसोल से एड्रिनल ग्लैंड्स के हाइपो हो जाने की वजह से, यानी कि वो कम काम करने की वजह से हमारे डिप्रेशन आता है, यानी कि नेगेटिव हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, और जो नेगेटिव वाले हैं, सैडनेस वाले हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो केवल क्या है, हार्मोन्स की गड़बड़ी है कि जहां पर हैप्पी हार्मोन्स बनने चाहिए वहां वो बन नहीं रहे हैं, और सैड वाले हार्मोन्स बन रहे हैं। न्यूरोथेरेपी क्या करती है, आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकती है। यानी कि हम जानते हैं कि आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, कॉर्टिसोल है, ये आपको खुश रखने वाले हार्मोन्स हैं। अगर हम ये जानते हैं कि ये कहाँ से रिलीज होते हैं और हम उनको रिलीज करा दें, तो फिर आपका मूड एकदम से ठीक हो जाता है। जैसे मूड तुरंत चेंज होता है, तुरंत ठीक होता है। जैसे अभी आपको अगर फोन आ जाए कि घर में किसी की डेथ हो गई, तो आपको मूड खराब हो जाएगा और बड़े सैड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अब खाने का भी मन नहीं करेगा, भूख भी नहीं लगेगा, एकदम से लगेगा कि घर तुरंत जाना है। लेकिन अभी तुरंत आया कि नहीं नहीं नहीं, हम आपके घर में नहीं हुआ, तो पड़ोसी के घर में हो गया, है ना। तुरंत आप रिलैक्स हो जाते हैं, तुरंत आपका कम डाउन हो जाते हैं, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। तो केवल एक न्यूज नहीं ना, एक सेकंड के फोन ने आपके अंदर के हार्मोन्स को चेंज कर दिया, आपके मूड को चेंज कर दिया। आप खुश थे अभी और अभी दुखी हो गए, और पता चला कि वो मेरे घर में नहीं था, वो पड़ोसी के घर में था, तो आप उतने थोड़े दुखी होते हैं। तो क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। तो हम न्यूरोथेरेपी में प्रेशर पॉइंट देकर उन ऑर्गन्स को, उन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं जो को आपको खुश रख सकते हैं, और जो दुखी वाले हार्मोन है वो अपने आप रिलीज हो जाएंगे, मतलब वो अपने आप सप्रेस हो जाएंगे जब हमारे अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके सर, जैसे आप बता रहे हो कि न्यूरोथेरेपी काफी सक्सेसफुल मानी जाती है, तो डॉक्टर इसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? देखिए, न्यूरोथेरेपी में हम बिना दवा के इलाज करते हैं, यानी कि हम बिना मेडिसिन के इलाज करते हैं, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के इलाज करते हैं, बिना साइड इफेक्ट के करते हैं। और ये तीनों ही काम वो करते हैं, है ना। वो मेडिसिन भी देते हैं, और वो साइड इफेक्ट भी देते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं। तो ये तीनों ही जहां उल्टा है, तो वो कैसे हमारी चीज को प्रमोट करेंगे। आज एलोपैथी इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस है, कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपसे बीमारी बाद में पूछा जाता है, पहले पूछा जाता है कि आपके पास इंश्योरेंस कार्ड है या नहीं है, आपके पास हेल्थ कार्ड है या नहीं है। वो हेल्थ कार्ड से ये कितने का है, यानी 5-6 लाख रुपए का है, तो आपका 5-6 लाख का, 1-1.5 लाख का तो बिल बनेगा ही बनेगा आपका। यानी कि एक बिजनेस बन गया, और इसके पीछे करोड़ों खरबों का बिजनेस है। तो जहां पर वो बिजनेस कहीं ना कहीं हमारी वजह से डाउन हो रहा है, तो वो हमें कैसे प्रमोट करेंगे, कि हम ना तो मेडिसिन लेने के लिए कह रहे हैं आपको, ना कोई इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए कह रहे हैं, और ना ही हम आपको साइड इफेक्ट दे रहे हैं। आप गूगल पर किसी भी मेडिसिन का बारे में सर्च करें कि साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, चाहे वो क्रोसिन हो, चाहे पैरासीटामोल हो, चाहे कोई भी हो, XYZ हो,
आपको गूगल की मदद से पता लग जाएगा कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है जी। हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। यानी कि आप कोई भी मेडिसिन 21 दिन लगातार खा लीजिए, आपको उसके साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो अब जहां पर हम कहते हैं कि मेडिसिन नहीं खाना है, जहां हम कहते हैं नेचुरल तरीके से ठीक होना है, जहां हम कहते हैं कि आप बैक टू नेचर आइए, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, तो वहां से तो उनका धंधा कम हो जाएगा, वहां तो उनके बिजनेस कम हो जाएगा, तो वो हमें कैसे प्रमोट करेंगे। तो इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी है जो कहीं ना कहीं अल्टरनेट मेडिसिन को आज उभरने नहीं दे रही है। हालांकि इस समय पर जो गवर्नमेंट है, जो माहौल है, ये अल्टरनेट मेडिसिन का बहुत अच्छा है, लोग अपना रहे हैं, समझ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई मैं अपनी बीमारी को ठीक करूं, जड़ से ठीक करूं, परमानेंट ठीक करूं। सर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स वगैरह नहीं लाता है, तो आप उसे देखकर, छूकर किस तरीके से ये पता लगा सकते हो कि उसे क्या बीमारी है और किस तरह से आप उसे ठीक कर सकते हो? न्यूरोथेरेपी में हमें किसी रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। हालांकि हमें रिपोर्ट्स देखना, पढ़ना सिखाया जाता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से हर पेशेंट अपने आप को डायग्नोस कराता है। वो LFT कराता है, CBC कराता है, एक्सरे कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, MRI कराता है, तो हम वो भी देखते हैं। लेकिन न्यूरोथेरेपी का सेल्फ बॉडी डायग्नोसिस है। हम आपकी बॉडी को देखकर, केवल आप खड़े हैं, हम पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी का अलाइनमेंट कैसा है। आपके फेस को देखकर पता लगा देंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है, है ना। आपकी आंखों को देख के पता लगा देंगे कि PCOD है या नहीं है। क्योंकि बॉडी क्या है, ये शरीर है, ये नेचर है, नेचर से बना है, ये कोई मशीन से थोड़ी बना, कोई लेबोरेटरी में नहीं बना, तो प्रकृति से बना है। प्रकृति के अंदर कोई भी चीज खराब होती है तो उसके सिम्टम्स आते हैं। अब जैसे पेड़ है, पेड़ के अंदर से जब पतझड़ आता है तो धीरे धीरे पत्ते झड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अब क्या है, नए पत्ते आने वाले हैं, है ना। तो वो सिम्टम्स है कि नए पत्तों की तैयारी चल रही है। ऐसे ही शरीर के अंदर भी चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं, तब पता चलता है कि बीमारी की शुरुआत है। आज से अगर हम सैकड़ों साल पहले देखें तो जो नाड़ी विज्ञान था, नाड़ी विज्ञान के द्वारा, यानी कि नाड़ी को चेक कर हम ये पता लगा लेते थे कि आपको बैक पेन है, नी पेन है, आपने 3 दिन पहले क्या खाया है, सिर दर्द किस वजह से है, प्रेगनेंसी कौन से महीने की चल रही है, ये केवल हम नाड़ी से पता लगा सकते थे। यानी कि नाड़ी विज्ञान इतना जबरदस्त था। लेकिन हमारे ये जो आयुर्वेद है या हमारे जो साइंस है, ये सब विलुप्त होते चले गए हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम शरीर को देखकर, छूकर, प्रेस कर बॉडी के नेचर को पता लगा सकते हैं। बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आने वाली हैं इन फ्यूचर में, ये भी न्यूरोथेरेपी से पता लगाया जा सकता है। तो न्यूरोथेरेपी विज्ञान अपने आप में कंप्लीट है, उसे ना तो किसी टेस्ट की जरूरत है, ना ही किसी रिपोर्ट की जरूरत है। हम खुद उसको डायग्नोज करते हैं और अपने ही तरीके से ठीक करते हैं और जड़ से बीमारी का इलाज करते हैं। ओके सर, जैसे डायबिटीज जैसी बीमारियां हो गई, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, उनको भी आप छूकर देखकर पता लगा सकते हो? हाँ, देखिए डायबिटीज जो है, एक ये जो बीमारी है, ये पैंक्रियाज की है। नहीं, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल हैं, उनसे इंसुलिन बनता है और इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। उस ग्लूकोज को पकड़कर सेल के पास जाता है, सेल के पास स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के रूप में। ये साइंस के हिसाब से है। अगर हम डायबिटीज में देखें तो उसके सिम्टम्स आएंगे, यूरिन में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होने लग जाती है, चिपचिपी होने लग जाती है। डायबिटीज वाले की आंखें कमजोर हो जाती हैं, वेट लॉस होने लग जाता है, पेट का साइज बढ़ने लग जाता है, बाकी का हिस्सा पतला हो जाता है ना, वजन लगातार कम होता है, प्यास ज्यादा लगने लग जाती है, बार बार यूरिन आता है। तो ये क्या है, सिम्टम्स हैं। अब मैंने कोई रिपोर्ट तो नहीं कराई, है ना, रिपोर्ट तो नहीं करी, लेकिन पेशेंट से बातचीत में ये सारी चीजें मुझे समझ आई। तो ये समझ आई तो मुझे समझ आ गया कि ये डायबिटीज है। अब पेशेंट को मैं कहता हूं कि भाई आप अपने एक बार शुगर चेक कराइए, वो शुगर चेक कराता है, शुगर आ जाती है। तो मैंने डायग्नोज तो बाद में कराया ना, पहले मैंने उसको सिम्टम्स से पता लगा लिया कि भी है। तो ऐसे ही हर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं शरीर सिम्टम्स देता है। जब अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप जीभ चेक करके पता लगा सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम, जो जीभ का जो टिप वाला हिस्सा है, सबसे आगे वाला हिस्सा, नुकीला जो हिस्सा है, ये आपका रेड होना शुरू हो जाएगा। तो जीभ का जो सबसे आगे का हिस्सा रेड होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब बॉडी में हीट है और कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है ना। अगर बीपी हाई है, बीपी हाई में आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं लगेगा। आपने 2 तरीके के लोग देखे होंगे, एक है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो भी वो काम एंड कूल रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक वो जूता इधर से उधर हो जाए तो वो गुस्सा हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों पे जब गुस्सा आने लग जाए, इरिटेशन होने लग जाए, तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हो गए हैं।
ओके। अब आप इसे चेक कराएंगे तो बीपी आ जाएगा। तो बॉडी सिम्टम्स दे रही है, हमें केवल उन सिम्टम्स को समझना है और उसी हिसाब से उसका इलाज करना है। आज की लाइफस्टाइल को हम चेंज नहीं कर सकते, बट इसी लाइफस्टाइल में हम किस तरीके से अपनी हेल्थ सही कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी? देखिए, आज की लाइफस्टाइल को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर ये सेंटेंस वो लोग कहें कि जो मजबूरी है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो वो कहें कि जानबूझकर कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। जैसे मेरी मजबूरी है कि मेरी नाइट की जॉब है, तो भाई नाइट की जॉब है तो भी पैसा कमाना है, घर परिवार भी चलाना है ना, बीवी बच्चे भी पालने हैं। तो उस समय पर तो आपकी मजबूरी है कि भी रात को आपको जगना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये कहें कि मुझे रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ना है, या टीवी देखनी है, या मोबाइल यूज करना है, या गेम खेलना है, या कोई सीरीज देखनी है, तो ये कोई मजबूरी नहीं है। आप इस समय पर अगर जग रहे हैं, 11 बजे से लेकर 4 बजे की नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो इन फ्यूचर में आपके हार्मोन्स गड़बड़ होंगे ही होंगे। अमेरिका की मेडिकल स्टडी ये कहती है कि जो लोग रात को 11 बजे से लेकर 4 बजे या 5 बजे की नींद पूरी नहीं लेते हैं, उन लोगों के अंदर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। उन लोगों के अंदर हार्मोन इनबैलेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। उन लोगों का बीपी हाई होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बॉडी जो हमारा शरीर है ये नेचर के हिसाब से चलता है। तो नेचर में दिन और रात बने हुए हैं। अगर दिन और रात का कोई महत्व नहीं होता तो दिन ही दिन होता पूरा, या रात ही रात होती। तो दिन और रात का महत्व है कि हमें दिन में मेहनत करनी चाहिए, हमें पूरा परिश्रम करना चाहिए, पूरी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, और रात को बॉडी को, शरीर को आराम देना चाहिए। क्योंकि बॉडी जब, जो शरीर है हमारा जो हील करता है, अपने आप हील करता है, इसको सेल्फ हील कर रहा होता है, तो उसके लिए हमारी बॉडी एकदम बिल्कुल शिथिल होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, और वो केवल रात में ही हो सकती है। और वो भी 12 बजे से लेकर 4 बजे की नींद में जब आप सोते हैं, जैसे आप रात को बहुत थक जाते हैं, इतनी थकावट कि आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, और आप सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो एकदम फ्रेश उठते हैं। तो क्या हुआ, कुछ रात को कुछ तो हुआ होगा कि जिससे आप सुबह एकदम फ्रेश हुए, एनर्जेटिक हुए, और पूरे दिन काम करने के लिए तैयार हो गए, है ना। अगर दिन में आप 10 घंटे सो जाएं और रात को वो 5 घंटे सो जाएं तो बराबर है ना। तो इसलिए अगर हमारे को कुछ मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन कुछ हमने केवल बहाने बनाने हैं तो अलग बात है। तो हमारे को बहाने और मजबूरी में अंतर समझ आना चाहिए, है ना। तो आप रात को उठकर पढ़ने की बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। हम मैदे की चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। हम अपने खाने पीने का टाइम टेबल फिक्स करें। सुबह का ब्रेकफास्ट फिक्स होना चाहिए, दोपहर का लंच फिक्स होना चाहिए, रात का डिनर फिक्स होना चाहिए। तो हम इनको फिक्स कर सकते हैं। ऐसे नहीं कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, कभी 1 बजे खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं। तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी कि बॉडी के अंदर एक टाइम टेबल चलता है, वो टाइम टेबल फिक्स ही नहीं होगा। जैसे आप जॉब करते हैं, कभी आपको कोई 10 बजे उठा दे, कभी 6 बजे उठा दे, कभी 8 बजे काम दे दे, तो आप इरिटेट हो जाएंगी ना। तो ऐसे ही बॉडी भी इरिटेट होती है और यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। तो हमारे को नेचर के साथ जुड़ना है, नेचर के खिलाफ नहीं जाना है। हम जब जब नेचर के खिलाफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर बीमारियां डेवलप होंगी। जी सर, हम देखते हैं जैसे स्कूल टाइम जो होते हैं बच्चों के, वो 6 बजे के अराउंड होता है, और जो हमारा कॉर्पोरेट लाइफ होती है, जो ऑफिस का टाइम होता है, वो अराउंड 10 होता है। और ये भी हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे युवा लोग हैं, ठीक है। तो जल्दी उठना, जल्दी काम पर जाना, जल्दी अपनी बॉडी एक्टिव करना मॉर्निंग में, इसका न्यूरोथेरेपी से कोई रिलेशन है क्या? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जल्दी उठना जरूरी है? हाँ, देखिए, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमें यही सिखाया जाता था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना, कि भाई हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। क्योंकि जल्दी हम सोएंगे और जल्दी उठेंगे तो हमारे को पूरा दिन मिलेगा काम करने के लिए, और उसमें हमारा एनर्जी लेवल हाई रहेगा। अगर हम सूर्य उदय होने के बाद, यानी सनराइज हो गया और उसके 2 घंटे बाद उठते हैं, तो हमारे को उतनी थकान रहेगी कि हमारा दिन भर सिर भारी रहेगा। अगर हम सूर्य उदय के साथ उठते हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ वो एनर्जी के साथ उठेंगे। तो जब अर्ली टू बेड जाएंगे, और रात में तभी नींद जल्दी आएगी जब आप जल्दी उठेंगे, है ना। अब उठे ही 10 बज रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, तो रात को कैसे आपको 8 बजे 9 बजे नींद आ जाएगी? तो उसके लिए 6 बजे उठना पड़ेगा। तो जब हम जल्दी उठेंगे तो जल्दी सोएंगे, और जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, है ना। तो ऐसे जब हम लेट सोएंगे तो लेट नींद आएगी, तो वो हमारा कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाएगा और हम नेचर से दूर होते चले जाएंगे। तो हम दिन में सो जाएं, उससे अच्छा है कि हम रात को अपनी प्रॉपर तरीके से नींद लें। क्योंकि दिन में सोने वाली जो नींद है वो कभी भी आपको एनर्जी नहीं देगी। आपकी थकान को दूर तो कर सकती है, लेकिन आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए कोई काम नहीं करेगी, आपको लीवर के लिए कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि दिन में शोर शराबा है, ऑक्सीजन लेवल कम है,
पॉल्यूशन ज़्यादा है, ये सब चीज़ें आपको रात में अच्छी मिलेगी, शांत माहौल मिलेगा, आपके ऑर्गन्स काम कर पाएंगे, शांति में अपने आप ब्लड सर्कुलेशन आराम से होगा। जी। तो इसलिए हमारे को जो रात की नींद है वो कंपलसरी है, बजाय कि दिन में आप सोएं। सर हम देखते हैं आजकल ना लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, लाइक ऑफिस से अगर कोई भी 9-10 बजे पहुंच रहा है तो वो ऑब्वियसली 10-11 बजे तक ही खाना खाएगा। तो लेट खाना खाने से पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। आजकल ना रूटीन बन गया खाना खाने के बाद इनो पीना गैस वगैरह के लिए। तो ये सब किस तरीके से न्यूरोथेरेपी में इलाज किया जा सकता है इन सब का? कहते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, है ना। अब आप ये कल्पना करिए, मैं कह रहा हूँ कि 11 बजे तक हमें सो जाना चाहिए या 11:30 तक सो जाना चाहिए, नेचर के हिसाब से अपने आप को लंबे समय तक फिट रहने के लिए। 11 बजे तक सोने का मतलब कि 9 बजे हमारा खाना हो जाना चाहिए, है ना। 9 बजे तक हमारा खाना हो जाना चाहिए। आपने कभी हॉस्पिटल में देखा कितने बजे डिनर मिलता है? हॉस्पिटल में 7 बजे आपको डिनर मिल जाता है, 7:30 बजे डिनर मिल जाता है। या कभी आप रेल में सफर कर रहे हो तो आपको कितने बजे खाना देने आ जाता है? 7 साढ़े 7 बजे खाना देने आ जाता है। एक्चुअल में वही टाइम है हमारे डिनर का। ओके। कि उन्हें भी पता है कि अगर आप 7 साढ़े 7 बजे आप डिनर करेंगे, 8 बजे तक उसे फिनिश करेंगे तो 10 बजे तक सो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा एक्चुअल में टाइम टेबल होना चाहिए। हाँ, जिनके साथ मजबूरी कि वो आ ही 9 बजे रहे हैं तो वो खाना 9 बजे बनाएंगे, आकर 10 बजे तक खाएंगे, 12 बजे सोएंगे, फिर अगले दिन फिर वही डिस्टर्बेंस होता है। तो उससे हमें ये ज़्यादा अच्छा है कि हम रात के खाने को स्किप करें। रात के खाने को स्किप करने का मतलब कि रात को खाना है लेकिन लिक्विड डाइट लेनी है। आप सूप ले लीजिए, आप दाल ले लीजिए, आप केवल सब्जी ले लीजिए, आप रोटी और चावल को छोड़ दीजिए। ऐसा खाना खाइए जो 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है ना, या आपने वेजिटेबल्स का सूप बना दिया, तो इससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगी। तो आप खाली पेट भी नहीं रहेंगे और आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। यानी कि अगर आप राजमा खा लेंगे तो वो 4 घंटे तक तो वैसे ही नहीं पचना उसको। तो राजमा, आप रात को राजमा खा लेंगे, छोले खा लेंगे और पूरी रात परेशान रहेंगे, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, और वो वही कंडीशन है कि वो बार बार इनो का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हमारे खान पान पे डिपेंड करता है कि हमें इनो इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी है। आप लाइट खाना खाएंगे 1 घंटे में पच जाएगा, आप हैवी खाना खाएंगे तो इनो से पचाएंगे। तो ये जो हमारी लाइफ स्टाइल जो जुड़ती चली आ रही है कि हम खाना खाने के बाद सोडा पी रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, कभी बियर पी रहे हैं, तो इससे और आपका खराब होता चला जाएगा, डिस्टर्ब होता चला जाएगा और आपको लाइफ टाइम के लिए और बीमारियों का डेवलपमेंट हो जाएगा। सर आजकल ना मैं जेनजीज में देखती हूँ एक ट्रेंड बना हुआ है, लाइक अगर डिनर कर लिया उन्होंने, ठीक है, देन वो फोन चला रहे हैं अपना रात में। कोई भी जेनजी जो है, जो भी बच्चे हैं आजकल सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, 10-11 बजे तक नहीं सोते, अपना 2-2 बजे तक अपने रील स्क्रॉल कर रहे हैं। देन 2 बजे या 3 बजे वो रसोई में जाके अपने लिए कप नूडल्स बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि इंस्टेंट बन जाती है। तो इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है शरीर में? जी बिल्कुल। आज अगर हम देखें तो आप हर बीमारी को देखें तो हर बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले कैंसर का पेशेंट आपको कभी कभार सुनने को मिलता था, आज हर दूसरे गली में एक कैंसर का पेशेंट है। थायराइड के पेशेंट कभी कभार सुनने को मिलते थे, आज हर दूसरे घर में थायराइड है। तो ये वजह क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के साथ गलतियां कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के साथ गलतियां कर रहे हैं और वो गलतियां ही कहीं ना कहीं बीमारी का रूप ले रही हैं। अगर हम रात को 2 बजे तक नहीं सो रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स को, तो कहीं ना कहीं आप सेरोटोनिन को खराब कर रहे हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको नींद के लिए जरूरी है। अच्छा। वो रिलीज होगा तो आपको नींद आएगी, आप उसे रिलीज होने का मौका ही नहीं दे रहे, आप आंखें खोल के मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो वो तो तभी रिलीज होगा ना जब आप आंख बंद कर अंधेरे में लेटेंगे, तो वो ब्रेन से रिलीज होगा और आपको नींद आएगी, जी, है ना। और जब आप आंखें बंद ही नहीं कर रहे, लाइट बंद ही नहीं कर रहे, मोबाइल बंद ही नहीं करे, लैपटॉप बंद ही नहीं करे, तो वो रिलीज कैसे होगा? और वो रिलीज नहीं होगा तो बॉडी आपकी थकान रहेगी। इसलिए आप 2 बजे सोते हैं, फिर उठते हैं 10 बजे, फिर भी आपके बॉडी में थकान रहती है, फिर भी आप सिर दर्द का बहाना करते हैं। यार उसमें सोया तो 10 घंटे था लेकिन फिर भी सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ रात में। तो ये जो अननेचुरल चीजें कर रहे हैं, आप 3 बजे नूडल्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, स्विगी से मंगा रहे हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये जब आप खा रहे हैं तो पचेगा कब? वो आपके ऑर्गन्स कब काम करेंगे? उनको रेस्ट कब मिलेगा? मैं अगर 24 घंटे काम करता रहूंगा तो मैं कितने दिन काम कर लूंगा? कभी तो मैं इरिटेट हूंगा, कभी तो मैं थकूंगा, कभी तो मैं नौकरी छोड़ के भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है काम करने का। कभी मुझे 10 बजे काम दे देते हैं, कभी 6 बजे देते हैं, कभी रात को बुला लेते हैं, कभी सुबह बुला लेते हैं। मैं कहूँ यार ऐसी नौकरी तो बेकार है। तो ऑर्गन्स भी ऐसे, इसलिए तो फेल होते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स फेल होने का मतलब क्या है कि ऑर्गन्स ने हाथ खड़े कर दिए, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, लंग्स फेल हो गया, ये ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि आप इतनी ज्यादा उन पर जास्ती कर रहे हैं, इतनी ज्यादा उनको टॉर्चर कर रहे हैं, इतना ज्यादा उनको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ऑर्गन्स कहते हैं कि अब मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। ओके
सर नौजवानों में ना आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, बिजी लाइफ शेड्यूल और स्ट्रेसफुल लाइफ काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? 2-3 चीजें हैं। उनका खान पान ठीक नहीं है, उनका आहार विहार ठीक नहीं है, और उनके रहने सहने का तरीका ठीक नहीं है। देखिए, उनका खान पान फास्ट होता चला जा रहा है, फास्ट फूड पर डिपेंड है। हर चीज को वो 2 मिनट में बनाना चाहते हैं, 2 मिनट में खाना चाहते हैं, 2 मिनट में डाइजेस्ट करना चाहते हैं। खाते वो जो बना रहे हैं, एक तो उसको ही फास्ट बना रहे हैं, और जो वो खा रहे हैं खाते समय भी उसे आराम से नहीं खा रहे हैं। कहते हैं कि खाने एक बाइट को हमें 32 बार चबाना चाहिए। अगर हम एक टुकड़ा रोटी का लें तो उसे 32 बार चबाना चाहिए। उसके पीछे का साइंस है कि जो आपने रोटी या चावल खाया, अगर उसे 32 बार नहीं चबाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर एक टाइलिन एक एंजाइम है जो आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकराइड में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो आपने रोटी खाई है, चावल खाया है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोज बोलते हैं इसे ना, तो कार्बोहाइड्रेट है। अब इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा आपका टाइलिन जो सलाइवा के अंदर है। जब आप उसे मिक्सअप ही नहीं होने दे रहे उसके साथ में, आपने अंदर डाला, 2-3 बार चबाया, अंदर गया, तो 2-3 बार चबाया और अंदर गया, तो वो जो सलाइवा है, सलाइवा खाने के साथ मिक्स नहीं होगा तो टाइलिन काम नहीं करेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा, और सीधे सीधा इसका वर्कलोड बढ़ेगा पैंक्रियाज के ऊपर, क्योंकि पैंक्रियाज से जो इंसुलिन निकलेगा उससे शुगर को कंट्रोल करना है ना, इंसुलिन को कंट्रोल करना है। पैंक्रियाज से जो आपका अमाइलेज निकलेगा वो आपके डाइसैकराइड को मोनोसैकराइड में कन्वर्ट करेगा, तो ये आपको शुगर होनी ही होनी है ना। तो पहला है कि हमारे खान पान को ठीक रखना है, दूसरा खाने के तरीकों को ठीक करना है, और खाना खाने के साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, अगर आप खाना खाने के साथ पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूडीएफ आएगा, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल आएगा। आपके मोशन में अनपचा हुआ खाना आएगा, जैसे भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके या पालक के पत्ते। आप देखेंगे मोशन जब पास आउट करेंगे तो ये चीजें आती हैं। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग है कि उसके अंदर अगर इतनी मोटी भी लकड़ी आप डाल दें, इतनी मोटी लकड़ी को अगर आप उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दें, वो भी गल जाएगी। लेकिन वो हमारे खाने पेट के अंदर जाता है, पालक के पत्ते, टमाटर के छिलके या आपके अमरूद के बीज, ये हमारे पेट से गुजरते हैं और ये डाइजेस्ट नहीं होती, ये गलते नहीं, हमारे मोशन में आ जाते हैं। जब इतनी मोटी लकड़ी हमारे उस HCl में, हमारे जो एसिड है उसके अंदर गल सकती है, तो ये क्यों नहीं गलते हैं? क्यों? क्योंकि हमने वो जो HCl है, जो एसिड है, उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको पतला कर दिया, उसकी पावर खत्म कर दी। जब हम खाने के साथ में पानी का इस्तेमाल करते हैं, खाने के साथ बियर का इस्तेमाल करते हैं, खाने के साथ वाइन का इस्तेमाल करते हैं, या खाने के साथ कोई भी लिक्विड लेते हैं, है ना, तो खाने के साथ में हमें लिक्विड नहीं लेना चाहिए। और आजकल आप देखेंगे पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री है, मोमोज के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री है, पॉपकॉर्न्स के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री है, कॉम्बो आपको मिलता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम बीमारी को इनविटेशन देते हैं जब हम पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम पॉपकॉर्न्स के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या हम मोमोज के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये हम खुद अपने को बीमार करते हैं। तो ये जो लाइफ स्टाइल है जो हमारी है, इससे नई नई बीमारियां डेवलप होती हैं, है ना। और तीसरी चीज जो हमारा लाइफ स्टाइल का है कि बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम रात का है, तो वो रात को सोना ही चाहिए। इसमें इफ एंड बट नहीं चलेगा। आप चाहे मजबूरी में हो, चाहे जानबूझ कर गलती कर रहे हो, वो गलती तो है। आप जानबूझकर चाकू मारे अपने पेट में, जब मजबूरी में मारे तो चोट तो आपको लगनी ही है। इसका इफ एंड बट नहीं है कि भी मैंने तो इसलिए मारा था, मेरे को तो किसी ने टॉर्चर करा था, किसी ने मुझे पैसे का लालच दिया था, भाई चाकू मार दिया, खून तो निकलेगा ही निकलेगा, यानी कि आप बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सर जैसा अभी आपने बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी चाहिए, इससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जो यूरिक एसिड पेशेंट्स होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है वो पीते हैं, ठीक है, उनसे उनको रिलीफ वगैरह भी मिलता है, तो इसका क्या कोल्ड ड्रिंक एक इलाज है? न्यूरोथेरेपी में इसे अलग नजरिए से देखा जाता है? देखिए, ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक से यूरिक एसिड वालों को वो आराम मिलता है। कई सारे लोगों को गैस अटकती है या भारीपन लगता है, हैवीनेस लगता है, तो वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उससे गैस रिलीज होती है क्योंकि उसके अंदर सोडा है ना, उस सोडे से वो रिलीज होता है। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है। लेकिन आप एक फायदे के लिए अगर कोल्ड ड्रिंक को पी रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारे ऐसी चीजें जाती हैं जो आपको नुकसान करती हैं। आपकी हड्डियां कमजोर आपकी कोल्ड ड्रिंक की वजह से होती है, आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं कोल्ड ड्रिंक की वजह से, आपका HCl गड़बड़ होता है, यानी कि जो पेट को खाने को डाइजेस्ट करता है वो गड़बड़ होता है, आपकी आंतें कमजोर कोल्ड ड्रिंक की वजह से होती है। और इवन कोल्ड ड्रिंक के बारे में तो हमारे बाबा रामदेव जी कहते हैं ये तो टॉयलेट क्लीनर है ना, कि टॉयलेट को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम एक फायदे के लिए कि भाई जो हमारे गैस अटक रही है या कुछ हमारे को भारीपन लग रहा है, उसके लिए न्यूरोथेरेपी का 10 सेकंड का ट्रीटमेंट बहुत है। न्यूरोथेरेपी का आप अपने आप ही सेल्फ कर लेंगे, यहाँ आप दवाइए,
इन पॉइंटों को आप दबाइए, अंगूठों को दबाइए, आपकी गैस रिलीज हो जाएगी। ओके। तो ऐसे बहुत सारे न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स हैं जो बहुत सिंपल कुछ सेकंड्स के ट्रीटमेंट है और आपको रिलीफ आ जाएंगे। तो आप जो इतना बड़ा साइड इफेक्ट अपने अंदर डाल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के रूप में, अगर आपको सही जानकारी न्यूरोथेरेपी की हो तो आप घर में भी इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ओके, मतलब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम न्यूरोथेरेपी के थ्रू पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, 100% ठीक है। बहुत यूरिक एसिड क्या है, वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। जो आप प्रोटीन खाते हैं जी। आप दाल खाते हैं, पनीर खाते हैं, या जो भी प्रोटीन आप लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, है ना। तो वो यूरिक एसिड क्या, टॉक्सिन्स है। अगर वो ब्लड के अंदर घूमता है और वो किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाती है, यानी कि बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ता है, ब्लड में रह जाएगा गंदगी। तो उसके बढ़ने से आपको दर्द आते हैं, जॉइंट्स पेन आ सकता है, एड़ी में दर्द आ जाता है, घुटनों में दर्द आ जाता है, सिर में दर्द आ सकता है, क्योंकि वो जमा होने लग जाता है। और जब वो जमा होता है तो वो खोखले करता है हड्डियों को, तो उसकी वजह से आपको जॉइंट्स पेन आता है। तो न्यूरोथेरेपी से हम उस एसिड को रिमूव करते हैं, यानी कि डिसॉल्व करते हैं, ब्लड के अंदर डालते हैं और किडनी को स्टिमुलेट करके उसको बाहर निकालते हैं। तो सिंपल, बिना किसी मेडिसिन के, बिना साइड इफेक्ट के आप यूरिक एसिड को डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमने क्लियर करी है। अभी जैसे युवा लोग हो गए या बच्चे हो गए, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है, उनमें क्या क्या बीमारी आपने देखी है आजकल, और उसको न्यूरोथेरेपी के थ्रू किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बुजुर्ग एज है, यानी कि जो ओल्ड एज है, उनको एक चीज समझनी चाहिए कि उस एज में, ये जो वर्ग है ये है 60 प्लस के, उस एज में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती हैं जो हमारी जानबूझकर गलतियों से आ रही है। हमारा डाइजेशन उस समय वीक होता है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, हम पिज्जा खा रहे हैं उस एज में जाकर। तो जब हम ये बाहर का फूड या हैवी फूड खाएंगे तो उस समय लिवर इतना स्ट्रांग नहीं है ना कि 18 साल का बच्चे के जैसा, कि वही 18 साल का बच्चा तो उन पिज्जा को पचा भी लेगा और राजमा को भी पचा लेगा, लेकिन बुजुर्ग आदमी नहीं पचा सकता। तो उसको अपनी एज के अकॉर्डिंग खाना खाना है। और उसे मसल बिल्डअप नहीं चाहिए, उसे मसल थोड़ी बनानी है, तो उसे उस तरीके का खाना नहीं खाना है। उसका खाना कैसा होना चाहिए, जो हर 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। तो दलिया है, खिचड़ी है, आपको फल खाने चाहिए, सलाद खाने चाहिए, है ना, फ्रूट्स इस तरीके खाना चाहिए। तो हल्की दालें खानी चाहिए, छिलके वाली दालें खानी चाहिए, मोटा अनाज जिसमें रफे ज्यादा हो वो खाना खाना चाहिए। अगर हम उस खाने को अपना लें तो जो आपके शरीर के अंदर घुटने का दर्द है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, पेट की समस्या, ये ठीक हो जाएंगी। दूसरा, अपने सुबह उठकर डेली हमें कुछ ना कुछ ऐसे 30 से 40 मिनट के लिए फिजिकली एक्सरसाइज करने की, हर जॉइंट की मूवमेंट हो जाए, घुटने की हो जाए, कमर की हो जाए। इससे, क्योंकि बुढ़ापे में जॉइंट ना जाम होने लग जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है, तो हमें 30 से 40 मिनट डेली अपने ऊपर लगाना चाहिए, जो कि बुजुर्गों को ध्यान रखना है। तीसरा, कि हमारे को ये ध्यान करना है कि अगर कोई बीमारी आती है तो उसको हमें मेडिसिन से ठीक नहीं करना है। मेडिसिन एक बात की बात है कि भाई जब कोई इलाज ही नहीं मिल रहा तो मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो हमें नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर ऐसी जगहों पर जाना चाहिए, या 2-3 दिन के लिए अपने आप को रिफ्रेश करना चाहिए, बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी चाहिए, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहिए, या बीच बीच में एनिमा लेना चाहिए। तो इससे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। उम्र चाहे कोई भी हो, और खासतौर से बुजुर्ग एज है यानी कि ओल्ड एज है, तो उस समय पर बॉडी में टॉक्सिन्स कम से कम हो, ये हमें को ध्यान करना है। तो संतुलित भोजन होना चाहिए, लिक्विड ज्यादा होना चाहिए, फिजिकल वर्क कम होना चाहिए, और बॉडी को रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। और तो और मेडिटेशन, योग, प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जिससे कि हम बुजुर्ग जो ओल्ड एज में पहुंचे उससे पहले हम ठीक रहें, या उस एज में भी हैं तो भी हम ठीक रह सकते हैं अगर हम अपनी इन सब चीजों को ठीक कर लेंगे तो। ओके सर, जैसे आपने बताया कि काफी सारी बड़ी बड़ी बीमारियां आपने कवर कर ली है। मैं एक छोटी सी बीमारी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे किसी को फीवर हो गया, ठीक है, या फीवर बढ़ के टाइफाइड हो गया, तो वो भी न्यूरोथेरेपी में कवर होता है? देखिए, टाइफाइड एक अलग बीमारी होगी, बड़ी बीमारी होगी लीवर की, है ना। फीवर एक शुरुआत है। तो हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि फीवर इज नॉट ए डिजीज, है ना, इट इज ए सिम्टम्स ऑफ डिजीज। मेरी बात को समझना है कि फीवर नॉट ए डिजीज, इट इज ए सिम्टम्स ऑफ डिजीज, यानी कि फीवर एक बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की शुरुआत है। आपकी बॉडी के अंदर फीवर आ जाए तो इसका मतलब है कि अब आप बीमार होने की तैयारी में हो गए, यानी कि अब कोई ना कोई बीमारी और दूसरी आएगी। तो अगर हम इनको समय रहते बुखार को ठीक करें, जैसे आप रेस्ट करें, आप खान पान को ठीक करें, है ना, और
ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे शरीर को थकान हो, जी। तो फीवर आपका 3 दिन में ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं फीवर को उतारने के लिए। हम जंक फूड खा लेते हैं उसी दिन, जिस दिन फीवर है चलो पिज्जा खा लेता हूँ, चाउमीन खा लेता हूँ या ये खा लेता हूँ। तो अभी शरीर आपका तैयार नहीं है उस लेवल पर, और आपने गंदगी डाल दी अंदर जी। तो वो एक फीवर जो जैसे ही आपने दवाई खाई वो दब गया, जैसी दवाई का असर खत्म होगा दोबारा से निकल कर आएगा। तो हमने क्या करा, उसे सप्रेस करा, उसे दबाया है, उसे ठीक नहीं करा। तो नेचुरल तरीके से न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से हम लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हम लीवर को रेस्ट पोजीशन पर डालते हैं, हम डाइट ठीक करते हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज बताते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं। जब ये प्रॉपर तरीके से चलता है, ना केवल फीवर, आपकी हर बीमारी का इलाज हो सकता है। आप किसी भी बीमारी का इलाज करने निकले हैं, 3 चीजों को ठीक कर लीजिए। पहला, डाइट ठीक कर लीजिए कि भाई इस बीमारी में डाइट का क्या रोल है, कि कौन सी डाइट से ये बीमारी बढ़ सकती है और कौन सी डाइट से कम हो सकती है, क्योंकि आहार ही तो मेडिसिन है। हमारा जो भोजन है वही मेडिसिन है एक्चुअल में, है ना। हमारी किचन ही हमारी मेडिसिन है। तो कौन सी बीमारी में कौन सी चीजों को परहेज करना है, कौन सी चीजों को ऐड ऑन करना है, ये हमारे को ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, कौन सी बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, है ना, ये भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, हमें ट्रीटमेंट ऐसा कराना है जो हमारे को जड़ से ठीक करे, रूट कॉज पे जाकर ठीक करे, ना कि केवल सिम्टम्स को दबा दे। जैसे अगर हम साइनस है, जुकाम हो रहा है और मैं उसकी दवाई ले लूं, तो जुकाम को क्या करता है, वो रोक देता है, यानी कि जो म्यूकस बाहर आ रहा है उस म्यूकस को वहीं जमा कर देता है। फिर वो जब तक मेडिसिन का असर होगा तब तक ठीक रहेगा, फिर वो दोबारा से निकलना शुरू करता है। फिर हम हफ्ता 10 दिन बाद फिर मेडिसिन खा लेते हैं, फिर निकलना शुरू करता है। वो धीरे धीरे वहां जमा होने लग जाता है, और यही साइनस की समस्या साइनोसाइटिस बन जाती है जब हम बार बार उसे मेडिसिन से रोकते हैं। अब वो जो म्यूकस जमा होने शुरू हुआ, वो धीरे 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 वहां परत 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 जमा शुरू हो जाती है, और लास्ट में वो कहते हैं डॉक्टर की आपकी हड्डी बढ़ गई। हड्डी कैसे बढ़ जाएगी, हड्डी थोड़ी बढ़ सकती है, कहीं की गंदगी जमा हो गई, गंदगी जमा हो गई। उस गंदगी को वो कभी क्रॉच कर कर उसे ऑपरेट कर कर उसे रविंग कर कर वहां से निकालते हैं। तो इस तरीके से वहां पर वो ऑपरेट करते हैं। जबकि अगर हम जो आपका जुकाम है या आपका जो रनिंग नोज है, उसे हम स्टीम से भी ठीक कर सकते थे, उसे हम नेचुरली अनुलोम विलोम से भी ठीक कर सकते थे, उसे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से भी ठीक कर सकते थे। अगर हम इसे ठीक कर लेते तो ये साइनोसाइटिस नहीं बनता आपका। ओके सर, लड़कियों में जब पीरियड्स आते हैं, ठीक है, तो किसी किसी लड़की को हाई क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आती है, उस सिचुएशन में वो पेन किलर्स ले लेती है, तो क्या ये नुकसान करता है, और न्यूरोथेरेपी में इस क्रैम्प्स का कोई इलाज है? हाँ, देखिए, पीरियड्स के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं। पीरियड्स के दौरान पीरियड्स पेन भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है भयंकर। पीरियड्स के दौरान फीवर भी आ सकता है। पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स आते हैं, जो आपने कहा। इसके वजह ये है, जो पीरियड्स में ब्लड हमारे लॉस होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, है तो वो हमारे शरीर का ही अंग है ना, हमारे शरीर का ही हिस्सा है। तो शरीर से जब चाहे वो पीरियड्स के दौरान ब्लड निकले, चाहे वो एक्सीडेंट के दौरान निकले, वो ब्लड एक ही है। ऐसा नहीं कि वो खराब ब्लड है, वो हमारे शरीर का ही ब्लड है। हमारी सेल जब रैप्चर होती हैं, फीमेल के अंदर एग बनता है, एग बनने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस में पहुंचता है, और वो स्पर्म का इंतजार करता है। स्पर्म के साथ अगर मिल जाए तो वो प्रेगनेंसी ठहर जाती है ना। अनमैरिड गर्ल्स है तो वो पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड्स वो कोई खराब चीज नहीं है, ये हमारी नेचुरल प्रोसेस है। तो ब्लड जो हो रहा है लॉस, वो हमारी बॉडी से ही हो रहा है। तो मिनरल्स का लॉस होता है, कैल्शियम का लॉस होता है, और जिसकी वजह से हमें पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स आते हैं। अगर ये क्रैम्प्स आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन ही खानी है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन है, स्कैंटी आ रहे हैं, रुकावट के साथ आ रहे हैं, क्लॉटिंग के साथ आ रहे हैं, तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए अजवाइन वाला, और आपके पीरियड्स में फर्क आएगा। जी। आपको केले का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, आपको नारियल पानी पीना चाहिए, आपको सिंघाड़े यूज करने चाहिए, सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहेगा और कभी आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे। और यही पेशेंट अगर हमारे पास न्यूरोथेरेपी के पास आएगा तो हम डाइट तो ठीक करेंगे ही करेंगे, डाइट में ये कैल्शियम वाली चीजें ऐड करेंगे, और साथ में कि उनको इन फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो उसके लिए भी ट्रीटमेंट करेंगे। चाहे वो कैल्शियम के लिए हो, चाहे वो पीरियड्स स्कैंटी हो, चाहे वो पीरियड्स इरेगुलर हो, चाहे वो पीरियड्स अर्ली हो। बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे कई फीमेल्स को अर्ली हो जाते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं, तो बॉडी का नेचर एसिडिक होने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो उस एसिड नेचर को हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी क्या है, रूट कॉज पे काम करेगी। भाई आपको आज ठीक नहीं करना, आज के लिए नहीं करना, हमें तो परमानेंट ठीक करना है आपको।
है ना। मेडिसिन क्या है, वो आपको आज ठीक करेगी। आपने मेडिसिन खाई, पेन ठीक हो गया, क्रैम्प्स ठीक हो गए, लेकिन जब फिर पीरियड्स आएंगे फिर आपको वही कंडीशन होगी। तो वो तो लाइफ टाइम के साथ जुड़ गया, यानी कि आप जब तक जिएंगे 40-50 साल तक आपको पीरियड्स आएंगे, उस समय तक आपको हर महीने मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो ये तो आप बैसाखी ले रहे हैं, है ना। और न्यूरोथेरेपी चाहती है कि आप 40-45 साल तक जब तक आपके पीरियड्स आए वो रेगुलर आए, बिना पेन के हैं, बिना क्रैम्प्स के हैं, बिना फीवर के हैं। तो ये न्यूरोथेरेपी कर सकती है। ओके, न्यूरोथेरेपी में आपकी क्या अचीवमेंट्स है और क्या एक्सपीरियंस है आप? अचीवमेंट तो यही कि हमने बहुत सारे लोगों के सर्जरी टाली है, बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन टाले हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियों को ठीक करा है जहां वो लाइलाज थे या उन्हें जिंदगी भर के लिए मेडिसिन खानी पड़ती थी। ऐसे बच्चों पर काम किया है जिनके माता पिता के लिए न्यूरोथेरेपी और हम जो है एक आशा की किरण है ना। और मैं वैसे अचीवमेंट्स अवार्ड की बात करूं तो दिल्ली का पहले न्यूरोथेरेपिस्ट हूं जो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, है ना जी। तो दिल्ली में जब मैं 2005 में न्यूरोथेरेपी को सीखने के लिए हेड ऑफिस बॉम्बे गया तो वहां पर जो हमारा बैच था उसमें मैंने टॉप करा था, है ना। और हमारे इस फील्ड में एक नेशनल सेमिनार होती है जनवरी में, तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जो गुरुजी हैं, इसके फाउंडर हैं न्यूरोथेरेपी के, वो साल में एक न्यूरोथेरेपिस्ट को नेशनल अवार्ड देते थे कि ऐसा क्रिटिकल केस जो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केस जो ठीक हुआ है, जो ठीक ही नहीं हो सकता था, या डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बोल दिया था, सर्जरी बोल दी थी और वो कहीं ठीक हो ही नहीं सकता था, ऐसे केसेस देश भर से आते थे। उनमें से जो सबसे अच्छा केस था उसको नेशनल अवार्ड मिलता था। तो उसमें 2013, 2014 और 2015 में 2 नेशनल अवार्ड मुझे मिले, यानी कि टोटल मिला के 4 नेशनल अवार्ड मुझे न्यूरोथेरेपी में मिले हैं। इसमें क्रिएटिनिन हमने कम करा, स्किन डिजीज में एक्जिमा ठीक करा, पैरालिसिस के ऐसे केस जो टोटल बैड रिटर्न था वो ठीक करा, बैक पेन ऐसा कि जिसको 3 दिन बाद डॉक्टर ने सर्जरी बोली हो उसको हमने बैक टू नॉर्मल लाइफ लेकर आए, आज वो बिल्कुल भाग दौड़ रहा है। तो ऐसे क्रिटिकल केसेस हमारी अचीवमेंट्स हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हम हर साल तैयार करते हैं। 10 से 12 ऐसे क्रिटिकल केसेस तैयार करते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, पहले की रिपोर्ट, बाद की रिपोर्ट, पेशेंट ठीक होते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों की तो सर्जरी और या ऑपरेशन तो हमने टाला है ना। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकते, उनको भी ठीक करा है। लिगामेंट इंजरी जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा ही होगा, ऐसी लिगामेंट इंजरीज हमने ठीक करी हैं। तो न्यूरोथेरेपी उन लोगों के लिए आशा की किरण के तौर पे काम करती है, यानी कि जो लोग अपनी बीमारी को लेकर निराश हैं, हताश हैं, परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर्स को दिखा दिखा कर परेशान हैं, हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं, लाखों की दवाइयाँ खा चुके हैं, उनके लिए न्यूरोथेरेपी एक वरदान है, और उसके लिए हम न्यूरोथेरेपी को काम कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं। न्यूरोथेरेपी को हम सोशल मीडिया पर लेकर गए क्योंकि न्यूरोथेरेपी को लोग जाने, बहुत कम लोग जान पाते हैं आज भी। उसको समझें, न्यूरोथेरेपी के बारे में पता करें, न्यूरोथेरेपी से ठीक हों। तो इसके लिए हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला हुआ है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला हुआ है, 6 सिग्मा हेल्थ केयर अवार्ड मिला हुआ कि एक किसी यूनिक फील्ड में आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इन 20 सालों में ये बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें अवार्ड मिलते चले गए, क्योंकि आप किसी भी एक फील्ड में इतना लंबा समय लगाते हैं तो वो फील्ड ही आपकी पहचान बन जाती है। आज नवल किशोर को कोई जानता ना जानता हो, लेकिन नवल सर को लोग जानते हैं, क्योंकि नवल सर से हम न्यूरोथेरेपी को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं। हम घर घर में न्यूरोथेरेपी को जो भी पेशेंट आता है उसको कहते हैं भाई आप ये पॉइंट सीखो और घर में करना। तो इससे हमारी पहचान बनी कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट है, नवल सर है, और न्यूरोथेरेपी के फील्ड में काम कर रहे हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा पेशेंट हम लोग इस समय देख चुके होंगे। नाइस सर, आपका न्यूरोथेरेपी को लेके क्या गोल है? देखिए, न्यूरोथेरेपी को लेकर तो बहुत बड़ा गोल तो मैं बहुत बड़ा हो जाएगा आगे। मैं 10-20 साल की बात करूं तो मैं अभी 4-5 साल की बात करता हूं कि 2032 में हम गुरुजी का 100वां जन्मदिन मनाएंगे, यानी कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जो फाउंडर है न्यूरोथेरेपी के, तो उनका 100वां जन्मदिन आ रहा है 2032 में। 1932 में 23 अगस्त को जन्मे थे, तो हम 2032 23 अगस्त को उनका 100वां जन्मदिन मनाएंगे। तो इन 100 साल जब गुरुजी के हो जाएंगे, तो अभी तक का तो मेरा लक्ष्य इतना है कि अभी लगभग 10-15 हज़ार न्यूरोथेरेपिस्ट ही हैं, लेकिन अभी जो 5-6 साल का जो टाइम पीरियड है, हम ये चाहते हैं कि 1 लाख न्यूरोथेरेपिस्ट देश भर में हों। वैसे तो हमें बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है ना, क्योंकि आज भी मॉडर्न साइंस जो है उस दूर दराज गांव तक नहीं पहुंची है। बहुत सारे लोग आप न्यूज में देखते होंगे बिना इलाज के मर गए, उन्हें टाइम पर इलाज नहीं मिला तो उनको ये हो गया, उनको अगर टाइम पे इलाज मिल जाता तो वो बच जाते, है ना। तो हम इन कंडीशंस में कि हर गांव तक न्यूरोथेरेपी पहुंचे। और दूसरी कंडीशन की
आदमी बीमार हो तो केवल एलोपैथी के पास ना जाए कि मेडिसिन ही खाए, कि सिर दर्द हुआ उसने दवाई खा ली, नहीं, उसे न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स आने चाहिए कि अगर मुझे सिर दर्द है तो मैंने यहाँ दबाया तो मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, अगर मेरी नाभि हट गई है तो मैं यहाँ दबाऊं, मुझे कोई और तकलीफ है तो मेरे को कहाँ प्रेशर देना है, इन सब की जानकारी घर घर तक होनी चाहिए। तो ये लक्ष्य है। दूसरा, आज की डेट में लगभग 3 लाख लोग डेली न्यूरोथेरेपी से अपना इलाज करा रहे हैं पूरे देश भर में, जितने भी हमारे सेंटर हैं, जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि जब हम 100वां जन्मदिन गुरुजी का मना रहे हों तो लगभग 30 लाख लोग न्यूरोथेरेपी से अपना उपचार करा रहे हों। तो जितने ज्यादा लोग न्यूरोथेरेपी से उपचार कराएंगे, इसका मतलब है कि हम अपना विश्वास उन लोगों तक पहुंचा पाए हैं, हम अपना विश्वास उन लोगों में जगा पाए हैं कि भाई हम भी ठीक कर सकते हैं, आप हमारे को भी अपनाएं, है ना। तो इतना ही लक्ष्य है कि 1 लाख न्यूरोथेरेपिस्ट हों और 30 लाख लोग न्यूरोथेरेपी से डेली अपना उपचार कराएं। इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं, इसी लक्ष्य के साथ हम न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार कर रहे हैं, इसी लक्ष्य के साथ हम न्यूरोथेरेपी को अवेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसके बारे में बता रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और मुझे आपसे डिस्कशन करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता चली। मेरे दिमाग में भी न्यूरोथेरेपी को लेके थोड़ी फेडअप सी न्यूज़ थी, तो वो बहुत क्लैरिटी आई है आज की इस बातचीत से। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो शरीर है, वो हर बार कमज़ोर नहीं होता बल्कि थक जाता है। उसे एक अच्छी गाइडेंस और न्यूरोथेरेपी की ज़रूरत है। तो मैं एंडिंग में बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने दिमाग का और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी लाइफ क्रिएट करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड तक बने रहने के लिए। और अगर आपको हमारे सर का, नवल किशोर जी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, इनसे कॉन्टैक्ट करना है या इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पे इनका नंबर है और आप इन्हें गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इनकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, तो आप वहाँ पे जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू।